कि किस क्वेश्चन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, चलिए अब पहला इसमें प्रश्न है हरिहर काका पाठ में। मैंने कल डिस्कस कर दिया था ना कि कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध था। उसके बाद हरिहर काका को महंत और उनके भाई, अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे, कल मैं डिस्कस किया था मैंने ना। जल्दी बोलो। हाँ हाँ, नेक्स्ट आज फिर मैं डिस्कस कर रही हूँ ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव थे, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। अच्छा, एक और बात है कि 10J में 10I के सभी बच्चों ने अपना स्नैप होमवर्क पे कर लिया है। एक अभिनव का बाकी था, तो उसने मुझे कहा कि मैडम मैं कर रहा हूँ, एडमिशन नंबर लिख रहा हूँ, लेकिन वो हट जा रहा है। तो मैंने कहा कि मिथिलेश सर से बात कर लीजिए। वैसे मैंने अभी चेक किया है, सभी बच्चों का हो गया है, अच्छी बात है। चलिए, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। यानी ठाकुरबाड़ी में जो गांव में जो ठाकुरबाड़ी था, विशाल बड़ा सा मंदिर बन गया था ठाकुर जी का, तो उसमें उसके प्रति गांव वालों के मन में बहुत श्रद्धा की भावना थी। तो उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है कि क्या ठाकुरबाड़ी में जाने वाले जो लोग थे वो सारे धार्मिक ही थे। बताइए, ठाकुरबाड़ी में जितने लोग जाते थे, वहां बैठते थे, दिन भर बैठे रहते थे, क्या वास्तव में वो बहुत ज्यादा भक्ति वाले व्यक्ति थे या निष्ठावान व्यक्ति थे? क्या उनको बहुत ज्यादा भगवान से लगाव था? हाँ, बताइए, जल्दी बताइए, आंसर बताइए, मुझे आंसर दीजिए। हाँ, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में जो भी अपार श्रद्धा के भाव थे, वे अपने धर्म के प्रति अधिक निष्ठावान थे। वे ठाकुर जी का आशीर्वाद लेकर, एक तरह से ये कहा जाएगा कि निष्ठा के साथ साथ, धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ, एक तरह से अंधविश्वासी भी थे, क्योंकि उनका मानना था कि हर शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले ठाकुर जी का आशीर्वाद लेना जरूरी है। और ये मानसिकता, किसी के घर से आवाज आ रही है, माइक ऑफ करो अपना, ये मोरल तुम लोग को समझ में नहीं आता है कि क्लास करने के वक्त कम से कम माइक ऑफ करें, कुछ बोलना हो तो माइक ऑन करें। हाँ, तो वे ठाकुर जी का आशीर्वाद लेकर हर एक शुभ कार्य को करना चाहते थे। इससे उनकी इस मानसिकता का पता चलता है कि वे धार्मिक भक्ति के साथ अंध भक्ति भी उनमें थी। किसी भी कार्य को करने के लिए वे करने से पहले ठाकुर जी की मनौती मनाते थे और कार्य होने पर ठाकुर जी को दान देते थे। इस प्रकार ठाकुरबाड़ी के प्रति उनके मन में अटूट श्रद्धा होने का कारण उनकी धार्मिक एवं अंधविश्वासी मनोवृत्ति है। कुछ लोग तो धार्मिक थे ही, लेकिन धार्मिक के साथ साथ अंधविश्वासी मनोवृत्ति। कोई भी काम वो अपनी मेहनत के बल पे करते थे। गांव में खेतों में यदि अनाज बहुत ज़्यादा पैदा होता था, पैदावार अच्छी होती थी, तो इसके पीछे उनकी अपनी मेहनत थी, न कि ठाकुर जी की कृपा। लेकिन वे इतने अंधविश्वासी थे कि वो, उनका मानना था कि नहीं, हम लोग जो अनाज चढ़ावा चढ़ाते हैं ठाकुर जी को, उसी से प्रसन्न होकर ठाकुर जी हमें आशीर्वाद देते हैं, जिसके कारण इतनी अधिक अच्छी फसल होती है। उसके बाद अगर किसी के घर बेटा पैदा होता था तो भी लोग ठाकुर जी का आशीर्वाद समझते थे। किसी केस में अगर उनकी जीत हो जाती थी तो भी ठाकुर जी का आशीर्वाद समझते थे। यानी हर एक अच्छाई के पीछे गांव वालों की यह मनोवृत्ति थी, उनकी यह मानसिकता थी कि सब ठाकुर जी के आशीर्वाद के कारण ही होता है। लेकिन हरिहर काका को भी ठाकुरबाड़ी पर अपार श्रद्धा थी, परंतु उनके जमीन जायदाद के लिए जब ठाकुरबाड़ी के महंत ने उनका अपहरण किया, तब हरिहर काका का ठाकुरबाड़ी के प्रति श्रद्धा भाव और भक्ति भाव समाप्त हो गया। उसके पहले वो भी पूरी तरह से आस्थावान थे, निष्ठावान थे ठाकुरबाड़ी के प्रति। लेकिन जैसे ही महंत ने उनका अपहरण करवाया, उनकी जमीन जायदाद हथियाने के लिए,
और उन पर दबाव बनाया, दबाव नहीं बनाने पर जबरदस्ती उन्होंने उनके अंगूठे का निशान लिया। तो इन सारी घटनाओं से ठाकुर बाजी के प्रति जो आस्था की भावना थी हरिहर काका के मन में वो समाप्त हो गई। समझ में आया? समझ में आया तुम लोगों को? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ कि जो भी प्रश्न परीक्षा में दिया जाएगा, अगर उस प्रश्न का उत्तर टू द पॉइंट नहीं हुआ तो यकीन मानिए 5 नंबर में मैं आधा नंबर भी देने से परहेज नहीं करूंगी। हो सकता है आंसर बिल्कुल गलत हो, मैं आधा नंबर भी नहीं दूंगी। इसलिए ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ध्यान से उसका आंसर लिखेंगे। पहले क्वेश्चन को समझना सीखिए। इस प्रश्न में है कि अनपढ़ होते हुए भी, यानी हरिहर काका जो थे वो अनपढ़ थे, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट करना है। तो इस कहानी में है कि हरिहर काका जो थे वो दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। उनको इस बात का भी ज्ञान है कि जब तक उनके पास जमीन जायदाद है सभी उनका मान सम्मान करेंगे। ठाकुरबाड़ी के महंत उन्हें अपने हिस्से की जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देने का आग्रह कर उन्हें यह समझाते हैं कि ऐसा करने पर उनका गांव में मान सम्मान बढ़ जाएगा और उनका परलोक भी सुधर जाएगा। उनके सगे भाई भी उनकी जमीन जायदाद को अपने नाम करने को कहते हैं और इसके बदले में उनका आदर सत्कार करते हैं। तो हरिहर काका ये सारी बातों को सुनते थे, समझते थे कि ये महंत जो हैं उनके हिस्से की जमीन कह रहा है कि उन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें। उनके भाई, सगे भाई, उनके सहोदर भाई भी उनको कह रहे हैं कि उनके हिस्से की जो जमीन जायदाद है वो उनके नाम कर दें, क्योंकि सबको पता था कि उनकी अपनी कोई संतान नहीं है। तो उनकी मृत्यु के बाद ठाकुरबाड़ी के लोग चाहते थे, महंत, कि उनके भाइयों का, उनका वो खेत जो है उनके भाइयों का ना हो जाए। और उनके भाइयों को यह भय सताता था कि कोई हरिहर काका को बहला फुसला कर उनकी जमीन अपने नाम न लिखवा ले। इसलिए जो भी हरिहर काका की इज्जत मान सम्मान जो भी करते थे, चाहे वो उनके भाई हो फिर चाहे ठाकुरबाड़ी के महंत, उसके पीछे भावना यही थी कि किसी तरह उनके हिस्से की जमीन वो लोग अपने नाम करवा लें। और इस बात को भली भांति समझते थे हरिहर काका। वो बेशक शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन दुनियादारी की उन्हें समझ बहुत अच्छे तरीके से थी। और फिर आप लिखेंगे कि हरिहर काका महंत और अपने भाइयों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते थे और किसी की भी बात को नहीं मानते थे, न मानना चाहते थे, क्योंकि उसी गांव में कई लोगों की जमीन जायदाद अपने नाम करवाने के पश्चात घर वालों ने उनके जीवन का ऐसा सत्यानाश किया, ऐसा उनके जीवन को नरक बना दिया जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। इसका जीता जागता उदाहरण हरिहर काका ने देखा था रमेसर की विधवा को, कि किस तरह से रमेसर की मृत्यु के बाद उसके संबंधियों ने उस विधवा की जमीन को अपने नाम से करवा लेने के बाद उसकी ऐसी दुर्गति की कि देखकर गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। और इस चीज को हरिहर काका ने भी देखा था। इसलिए हरिहर काका इस धोखे में नहीं पड़ना चाहते थे और उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि जब तक वो जीवित हैं तब तक अपनी जमीन जायदाद किसी के भी नाम नहीं करेंगे, न ठाकुरबाड़ी के नाम न अपने भाइयों के नाम। क्योंकि हरिहर काका ने गांव में देख लिया था कि जीते जी जमीन यदि अपने परिवार के नाम कर दिया जाता है तो उनकी क्या दुर्गति होती है। क्योंकि परिवार के लोगों को तो लगता है कि अब तो जमीन हमारे हाथ हो ही चुकी है, हमको मिल ही चुकी है, अब इनका क्या करना है, अब इनको इज्जत देने की क्या जरूरत है, इनको खाना देने की क्या जरूरत है, चाहे ये व्यक्ति दुनिया में रहे या मर जाए, इससे हमें क्या। तो इस चीज को हरिहर काका बहुत अच्छे से महसूस करते थे। समझ में आई बात? हाँ, हेलो, समझ में आ रही है सबको मेरी आंसर कैसे लिखना है एग्जाम में? नेक्स्ट, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। और याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे
कि 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन रहेगा 2 खंड में रहेगा, आपका आंसर भी 2 खंडों में होना चाहिए। 2 खंडों का तात्पर्य है स्टेंजा। पहले स्टेंजा में पहले खंड का, दूसरे स्टेंजा में दूसरे खंड का उत्तर होना चाहिए, एक साथ ही मिलाकर नहीं लिखेंगे। तो अब यहाँ प्रश्न है कि हरिहर काका को जबरन यानी जबरदस्ती उठा ले जाने वाले कौन थे? पहले खंड का ये प्रश्न है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। तो सबसे पहले कि हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले ठाकुरबाड़ी के साधु संत और महंत थे। वे हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी इसलिए ले गए थे कि किसी तरह उनके हाथ का निशान लेकर जमीन अपने नाम करवा सकें, ठाकुरबाड़ी के नाम करवा सकें, क्योंकि वे चाहते थे, ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संतों को इस बात की जानकारी थी कि उनके भाइयों को अगर इस बात की जानकारी होगी तो वे जीते जी हरिहर काका की जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम नहीं होने देंगे। इसलिए वे जबरदस्ती जमीन के कागजों पर हरिहर काका के अंगूठे का निशान लगवा लेना चाहते थे और उन लोगों ने लगवा भी लिया। बाद में जब हरिहर काका के भाई पुलिस को लेकर ठाकुरबाड़ी गए तो महंत और उनके साथियों ने काका के हाथ पांव बांधकर उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और वहां से भाग गए। वे हरिहर काका का मान सम्मान केवल उनकी जमीन जायदाद हड़पने के लिए ही करते थे। उन्हें हरिहर काका से नहीं बल्कि उनकी जमीन जायदाद से ही लगाव था, इसलिए उन्होंने हरिहर काका का अपहरण करके उनके साथ बुरा व्यवहार किया। पहले तो उनको समझाने की कोशिश किए, लेकिन जब हरिहर काका नहीं माने तो मारपीट पर भी आ गए। जबरन उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया, हाथ पैर बांध दिया गया और जबरदस्ती अंगूठे का निशान ले लिया गया। आई समझ में बात? हाँ, हेलो। नेक्स्ट, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? सबसे पहले बच्चों में फिर एक बार दोहराना चाहूंगे कि आप लोग चैप्टर को कम से कम 2 टाइम्स तो ध्यान से पढ़ेंगे और जहां भी लगेगा कि इसका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है उसको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे। हरिहर काका के मामले में, यानी हरिहर काका का कौन सा मामला था, कोई मुझे बताए? हरिहर काका का कौन सा मामला था? जल्दी जल्दी बोलो। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी? तो हरिहर काका का क्या मामला था? कुछ मामला था? हाँ, क्यों नहीं तुम लोग जवाब दे रहे हो जी? बोलो हाँ नहीं आ रहा है या मैडम नहीं समझ में आ रहा है, आप ही बताइए, या अगर आ रहा है तो गलत सही कुछ भी बोलो। इतने सारे बच्चे बैठे हुए जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी? तो हरिहर काका का कौन सा मामला था? कौन सी समस्या चल रही थी हरिहर काका के साथ? हाँ हाँ हाँ, बोलो, ठीक है। हरिहर काका के मामले में कौन सा मामला था हरिहर काका का? कि उनकी जमीन, हाँ हाँ, यानी उनके जीते जी लोग जो थे, एक तो ठाकुरबाड़ी के महंत साधु और दूसरे उनके अपने सगे भाई, तो ये लोग चाहते थे कि जीते जी हरिहर काका जमीन उनके नाम कर दें। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु चाहते थे कि जमीन उनके नाम कर दें और उनके भाई चाहते थे कि जीते जी जमीन अपने भाइयों के नाम कर दें। तो यही मामला था। तो गांव वालों जो थे हरिहर काका के मामले में, उनकी राय थी, क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? तो गांव वाले जो थे वो 2 वर्गों में बट गए थे। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की राय एक नहीं थी, क्योंकि 2 वर्गों में लोग बट गए थे और दोनों वर्गों के विचार जो थे वो अलग अलग थे। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो ठाकुरबाड़ी में जाकर सुबह शाम प्रसाद के बहाने भोजन किया करते थे। वे लोग किसी भी तरह से साधु संतों और महंतों आदि को प्रसन्न रखना चाहते थे। ऐसे लोगों की राय यह थी कि हरिहर काका को अपने हिस्से की जमीन जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए। एक वर्ग ये था। फिर इसी गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे और प्रगतिशील विचारधारा के थे। वे खेती का काम करते थे और एक किसान के लिए उसकी जमीन के महत्व को भली भांति वो समझते थे। उन लोगों का मानना था कि नहीं, जीते जी हरिहर काका को अपने हिस्से की जमीन या तो अपने भाइयों को लिख दें
और या तो वो अपने पास ही रखें कि मरने के बाद तो ज़मीन ऐसे भी उनके भाइयों की हो जाती, लेकिन अगर उनको देना ही है तो ठाकुरबाड़ी के महंतों को न देकर अपने भाइयों को दे दे, क्योंकि उनके साथ उनका रक्त का संबंध था, खून का संबंध था, है ना। और अगर उनके परिवार में कोई नहीं होता तो फिर चाहे वो ज़मीन सरकार ले लेती और सरकार उस पर जो चाहे करती, लेकिन जब उनके भाई थे, बेशक उनकी अपनी संतान नहीं थे लेकिन उनके सगे भाई तो थे, तो उनके बाद उनके भाइयों की संपत्ति हो जाती। तो कुछ लोगों का ये मानना था कि नहीं, हरिहर काका को अपने हिस्से की ज़मीन जायदाद अपने भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए। और जो लोग ठाकुरबाड़ी में चौबीसों घंटे पड़े रहते थे, वहाँ के प्रसाद से ही जिनका पेट भरता था, जो लालची किस्म के थे प्रवृत्ति के लोग, उनका मानना था कि नहीं, हरिहर काका को ज़मीन जो है वो ठाकुरबाड़ी को दे देनी चाहिए। तो इस तरह से गांव वालों की दो राय थी, क्योंकि गांव के लोगों का समूह जो था, वर्ग जो था, वो दो भागों में बट गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहानी के आधार पर यह स्पष्ट करना है कि लेखक ने क्यों कहा कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी जब तक अज्ञान की स्थिति रहती है तब तक मनुष्य जो है वो मृत्यु से डरता है, यानी मृत्यु को वरण करना नहीं चाहता है। लेकिन जैसे ही ज्ञान हो जाता है और जब उसको जानकारी हो जाती है कि हमारी मृत्यु इस तरह से होना है, हमारी मृत्यु निश्चित है, तो फिर डर जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो यहाँ लेखक कर रहे हैं कि लेखक द्वारा ऐसा करने का यह कारण है कि हरिहर काका जैसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसे लगता है कि बार बार की मौत के स्थान पर एक बार की मौत ही अच्छी है। क्योंकि कभी साधु महंत उठा ले जाते थे अपहरण करके, कभी उनके भाई उनको परेशान करते थे, पहले तो प्यार से, फिर बाद में भाइयों ने भी उनके साथ वही रूप अपनाया जो ठाकुरबाड़ी के साधु महंतों ने अपनाया था। तो हरिहर काका इस बात को भली भांति समझ चुके थे कि यदि उन्हें अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम लिख दी तो उनका जीवन नरक से बदतर हो जाएगा। क्योंकि अभी जब ज़मीन जायदाद उनके नाम पर है तब तो उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है, उन्हें अच्छा खाने को नहीं दिया जाता है, उनके बीमार कर पड़ने पर उनकी सेवा नहीं की जाती है ना। तो ये सारी बातों को हरिहर काका को जानकारी हो गई थी और यही कारण था कि उन्होंने अपने भाइयों से अपने हिस्से की ज़मीन को उनके नाम लिखने से साफ मना कर दिया। और वे सोच लिए थे कि जब तुम लोगों का, उनके भाइयों का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था, तो हरिहर काका ने सोच लिया था कि जब ज़मीन मेरे पास है तो इन लोगों का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है, तो ज़मीन जब मैं इनके नाम कर दूंगा तब तो मेरे साथ ये लोग और दुर्गति करेंगे, मेरी और दुर्गति करेंगे। इसलिए किनके घर से आवाज़ आ रही है? माइक ऑफ करो। आयुष कुमार 10J। तो इस तरह से हरिहर काका ने सोच लिया था कि नहीं, अपने हिस्से की ज़मीन मैं किसी को नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। तो अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरता है और ज्ञान होने पर तो आदमी जो है आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को भी वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हरिहर काका की स्थिति वैसी ही थी। जब तक वो अज्ञानता की स्थिति में थे उनको लगता था कि नहीं, भाइयों का परिवार मेरा अपना परिवार है। लेकिन जिस दिन हरिहर काका ने देख लिया कि उनके भाइयों ने उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया, उस दिन उन्होंने सोच लिया कि नहीं, अब ज़मीन मैं किसी को नहीं दूंगा, अपने जीते जी किसी को नहीं दूंगा। नेक्स्ट है, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये पूछा जाता है घुमा फिरा कर भी, कि समाज में रिश्ते व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी भी रिश्ते का होना जरूरी है और रिश्तों के कारण ही व्यक्ति का समाज में मान सम्मान होता है, उसकी समाज में एक भूमिका होती है। यानी समाज में रिश्ते होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रिश्ते खून के हों, फिर चाहे वो रिश्ते आसपास पड़ोस के हों। यानी रिश्ता जो है वो समाज में जोड़ने के लिए, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है। मनुष्य अपने पराये का ज्ञान भी रिश्तों से ही पाता है। सुख और दुख में इन रिश्तों की अहमियत और अच्छी तरह से पता चलती है। कई बार आपस में मनमुटाव हो जाने पर भी रिश्ते पूरी तरह से नहीं टूटते और समय आते ही फिर पुरानी डोर में बंध जाते हैं। लेकिन हरिहर काका के रिश्ते में ऐसी बात नहीं थी। ठाकुरबाड़ी के लोगों से तो उनके भाइयों ने किसी तरह से उनको छुड़ाकर उनके भाई लेकर आए, लेकिन जब भाइयों का
का वह रौद्र रूप उन्होंने देखा। भाइयों ने उनके साथ जब मारपीट किया, रिश्तों की सारी मर्यादा को जब उनके अपने भाई ही लांघ गए, तब हरिहर काका को लगा कि नहीं, इस तरह के रिश्ते को निभाना अब उनके लिए संभव नहीं था, और इसलिए वे इस तरह के स्वार्थ पर टिके हुए रिश्ते को तोड़ देना ही उन्होंने उचित समझा, और अपने भाइयों से उन्होंने अपने रिश्ते को तोड़ लिया। और सरकार की ओर से जो उन्हें सुरक्षा दी गई थी, जो पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में तैनात कर दिए गए, लेकिन हरिहर काका बस अब उन्हीं के साथ रहने लगे, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा था, और वो अपने भाइयों के साथ उनका संबंध टूट चुका था, क्योंकि उनके भाइयों को भी हरिहर काका से कोई खास लगाव नहीं था। वे तो बस उनकी संपत्ति को हथियाना चाहते थे। अब यहाँ पर है कि यदि आपके पास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो, तो आप उसकी मदद किस प्रकार करेंगे? तो क्या करेंगे, आप सोचिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि समय निकाल कर उनके पास बैठेंगे, उनके दुख सुख की बातों को सुनेंगे, उनके साथ हंसी मजाक करके थोड़ा सा उनके दुख को दूर करने की कोशिश करेंगे। इससे शायद उनके अकेलेपन से हम उन्हें थोड़ी मुक्ति दिला सकें। फिर जब तक उनकी बातों को केवल सुनेंगे और अपनी राय तब तक नहीं देंगे जब तक हम उस व्यक्ति का विश्वास पूरी तरह से हम पर जम नहीं जाता, और हम कोशिश करेंगे कि उसे सकारात्मक मदद दी जाए। उसके पास बाद है कि जब भी हम इस तरह के लोगों के पास जाएं, खाने पीने की वस्तुएं लेकर जाएं, या ऐसी व्यक्ति को सामान्यतः उपलब्ध नहीं होती है जो चीज़, जो फल मिठाइयाँ खाने को, वो दें। अगर कोई व्यक्ति पुस्तक का प्रेमी हो तो पुस्तक भी उनको भेंट दे सकते हैं। त्योहार के समय ऐसे लोगों के साथ, ऐसे उपेक्षित लोग जिनके परिवार के लोग उनको वृद्धाश्रम में या कहीं भी सड़क पर छोड़ देते हैं मरने के लिए, तो इस तरह के लोग यदि मिलते हैं तो उनको उचित स्थान पर रखकर वृद्धाश्रम में, और फिर उनकी जहाँ तक हो सके मदद करें। तो इस तरह से हरिहर काका पाठ में बहुत सारे प्रश्न हैं। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न और भी होता है कि हरिहर काका को अपने परिवार के सदस्यों से मोह भंग की शुरुआत किस प्रकार हुई, और फिर क्या यह मोह भंग उचित था? मोह भंग मतलब लगाव की समाप्ति। मोह मतलब होता है लगाव, उसकी भंग, भंग यानी समाप्त। तो हरिहर काका की अपने परिवार के सदस्यों से मोह भंग की शुरुआत तब हुई जब उनके भाइयों की पत्नियों, बहुओं और बच्चों ने उन्हें पूछना तक बंद कर दिया। उनके भाइयों की जो पत्नियां थी, वे अपने पतियों को तो बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन कराती थी, उनके बहुएं भी अपने पतियों को अच्छा स्वादिष्ट भोजन कराती थी, खिलाती थी, बच्चों की भी संपूर्ण देखभाल होती थी। लेकिन हरिहर काका जब बीमार होते थे तो उन्हें पानी देने के लिए भी कोई नहीं आता था उनके पास। भाइयों के बच्चे जो हैं वो तो धमा चौकड़ी मचाते रहते थे, औरतें भी उन पर ध्यान नहीं देती थी, उनके भाई तो खेतों में चले जाते थे, और उनके भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों से कह रखा था कि हरिहर काका को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो भाइयों ने तो सोचा कि शायद उनकी पत्नियां जो हैं उनकी देखभाल करती हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। हरिहर काका की देखभाल घर में जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती थी। अतः हरिहर काका ने कभी भी अपने साथ होते हुए दुर्व्यवहार की चर्चा अपने भाइयों से नहीं की, और आवश्यकता पड़ने पर बेचारे बीमार अवस्था में भी किसी तरह से अपना काम खुद करते थे, और ऐसे समय में उन्हें अपनी दोनों पत्नियों की बहुत याद आती थी जो इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन हरिहर काका का मोह भंग किसी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता, और उनके मोह भंग की शुरुआत तब हुई जब उनके भाइयों ने और उनके परिवार के जो लोग थे वो सिर्फ उनकी संपत्ति के लिए ही उनको अपने पास रखे हुए थे, उनकी जायदाद लेने के लिए। लेकिन एक दिन जब उनके भतीजे का एक दोस्त आता है और घर में बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन बनाए जाते हैं, सभी लोग खा पी कर सो जाते हैं, और हरिहर काका के सामने भात, अचार और मट्ठा जब पेश किया जाता है तो हरिहर काका का सब्र जो है वो सब्र की सीमा टूट जाती है, और वे इस खाना को उठाकर आंगन में फेंक देते हैं और अपने भाइयों के पास जाते हैं इस बात की सूचना देने। तब तक महंत द्वारा उन्हें अपने घर ठाकुरबाड़ी में ले जाया जाता है, उन्हें समझा बुझाकर उनकी देखभाल की जाती है, तरह तरह के भोजन खिलाए जाते हैं, और फिर जब वो अपने घर आते हैं तो उसी दिन से हरिहर काका को अपने परिवार के सदस्यों के प्रति मोह भंग की शुरुआत हो जाती है, और उनका यह मोह भंग
उचित था, क्योंकि जिस परिवार में उनके हिस्से का सारा अनाज उस परिवार के लोग खाते थे, लेकिन बदले में उनकी कोई सेवा सत्कार नहीं की जाती थी, तो ऐसे परिवार के साथ रहना और ऐसे परिवार के प्रति हरिहर काका का मोह भंग बिल्कुल उचित था। समझ में आया? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ। उसके बाद पुजारी द्वारा हरिहर काका के घर की बातें सुनकर ठाकुरबाड़ी के महंत के कान खड़े हो जाने को आप उसकी किस प्रवृत्ति का द्योतक मानते हैं, यानी किस प्रवृत्ति का सूचक मानते हैं? ऐसी स्थिति में आपकी समझ में उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए? जैसे पुजारी द्वारा हरिहर काका के घर की सारी बातें सुनकर एक पुजारी था जो ठाकुरबाड़ी से क्या करने आया था महंत के दालान में, हरिहर काका के दालान में किस लिए आया था? बताइए जल्दी, कल मैंने इसकी चर्चा भी की थी शॉर्ट क्वेश्चन में। एक पुजारी था जो हरिहर काका के दालान में आया था, किस लिए आया था? किसी बच्चे को याद नहीं है? घी और शकील लेने के लिए, है ना? और जब वो बैठा हुआ था दालान में घी और शकील लेने, वो हरिहर काका के घर आया था, और उसी समय आप लोगों का जवाब न देना मेरे भावना को और स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है कि किस तरह से नंबर आप लोगों को कम दिया जाए। एकदम दिमाग में रखिएगा आप लोगों का जवाब न देना ये इसी बात का सूचक है कि एग्जाम में आप लोगों की कॉपी को काफी कड़ाई से चेक की जाए, कि ऊट पटांग जो आप लोग आंसर सोचेंगे कि लिख देंगे बड़ा सा, मैडम तो नंबर दे ही देंगी। सिर्फ ऐसी परिस्थिति न आ जाए कि खुदा पहाड़ और निकली चूहिया। पता चलेगा कि 10 पेज का आप लोगों ने 12 पंक्ति का 18 पंक्ति का आंसर लिख दिया और उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई मैटर नहीं है, तो आधा नंबर भी मिलेगा। फिर ये नहीं कहेगा कि मैडम मैंने तो इतना बड़ा लिखा था। ये पहले मैं क्लियर कर दे रही हूँ। तो एक पुजारी था ठाकुरबाड़ी का जो हरिहर काका के घर दालान पर घी और शकील लेने आया था, और जब वो आता है वहाँ बैठा हुआ था, तब उसी समय हरिहर काका के घर के अंदर से आवाजें आती हैं। हरिहर काका क्रोधित होकर खाना फेंक देते हैं और अपने भाइयों के पास नाराज होकर जाने लगते हैं शिकायत करने। तो उसी समय महंत जो है उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो बातों को ध्यान से सुनने लगता है, और फिर